हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आज हम आपके लिए क्विज सीरीज़ का फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं जिसमें हम बायोलॉजी सब्जेक्ट के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 टू क्वेश्चन नंबर 80 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, यहाँ हम आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहेंगे कि एसआरबी साइंस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन की अलग अलग सीरीज़ चलाई जा रही हैं। जैसे अभी आप जिस वीडियो को देख रहे हैं उस सीरीज़ में फुल सिलेबस के रैंडम क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। वैसे ही एक और सीरीज़ है जिसमें हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन को रखा है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से क्विज़ को ब्राउज कर सकते हैं। यदि आप क्लास 11th में या क्लास 12th में हैं तो आप लोग पहले टॉपिक वाइज क्विज़ को अटेंड करें, और यदि आप ड्रॉपर हैं तो टॉपिक वाइज क्विज़ के साथ साथ आप फुल सिलेबस क्विज़ को भी अटेंड करें। चलिए अब हम हमारा क्विज स्टार्ट करते हैं। इस क्विज में क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन की लेंथ के अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम देंगे, और उसी टाइम के अंदर अंदर आपको उन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यहाँ देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। मियोसिस टेक्स प्लेस इन, मतलब मियोसिस कहाँ होता है। आपके ऑप्शन है, पहला है मेगास्पोर, दूसरा है मियोसाइट, तीसरा है कोनिडिया, चौथा है जेम्यूल। आपको यहाँ पर हम 10 सेकंड का टाइम देते हैं। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताइए मियोसिस टेक्स प्लेस इन, क्या होगा आपका आंसर। चलिए टाइम अप हुआ आपका। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि नीचे जो 4 सेल दी हुई हैं उनमें से किस सेल में मियोसिस यानी कि रिडक्शन डिवीजन होता है। यहाँ आपको एक बात पता होनी चाहिए कि रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम पर होता है, मतलब उन सेल में होगा जिनसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेने वाले गैमीट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ देखिए, ऑप्शन नंबर 3 कोनिडिया, ऑप्शन नंबर 4 जेम्यूल, ये दोनों एसेक्सुअल स्पोर हैं, तो ये वाले दोनों ऑप्शन आपके हो गए इनकरेक्ट। वहीं बात करें ऑप्शन नंबर 1 मेगास्पोर की, तो मेगास्पोर तो खुद एक फीमेल गैमीट है, उसमें भी मियोसिस नहीं होगा। अब आपके पास बचा ऑप्शन नंबर 2 मियोसाइट। मियोसाइट क्या होते हैं? ऐसी सेल जिनमें मियोसिस की प्रोसेस होती है और जिनसे सेक्सुअल गैमीट्स बनते हैं, जैसे ह्यूमन मेल में स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल, और फीमेल में ओवरी की सेल्स यानी कि ऊगोनिया। तो आपका यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 मियोसाइट। मियोसाइट में ही मियोसिस की प्रोसेस आपको देखने मिलती है। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद क्वेश्चन नंबर 62। अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज ड्यू टू। यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब है कि डार्विन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का कारण क्या है। आपका पहला ऑप्शन है रिड्यूस्ड फीडिंग एफिशिएंसी इन वन स्पीसीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरफेयरिंग स्पीसीज, दूसरा है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, तीसरा है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, और चौथा है कंपटीशन विद इन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 15 सेकंड दिए जाते हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज ड्यू टू, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। चलिए टाइम खत्म हुआ आपका। देखिए बच्चों, यहाँ पर डार्विन सर ने क्या कहा था कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन तब होगा जबकि दो अलग अलग स्पीसीज एक ही फूड के लिए कंपटीशन करे, और दो अलग अलग स्पीसीज के बीच होने वाले कंपटीशन को हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो गया वो है ऑप्शन नंबर 3। किसका किसका सही था कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट परटेन टू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 63 का मतलब है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के साथ मैच नहीं करता या उसे फॉलो नहीं करता। आपका पहला ऑप्शन है अपहिल ट्रांसपोर्ट, दूसरा है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, तीसरा है हाई सेलेक्टिविटी, चौथा है ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। यहाँ पर आपको हम 15 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी से बताइए कि आपका आंसर क्या होगा, क्या हो सकता है, जल्दी बताइए।
ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है। क्या होगा आंसर? चलिए, आप लोगों का टाइम खत्म हुआ। देखो बच्चों, आप लोगों को यह पता है कि जो फैसिलिएट ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए स्पेशल प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया। वहीं फैसिलिएटेड डिफ्यूज़न बहुत स्पेसिफिक होता है, ठीक है, कैसा होता है? बहुत स्पेसिफिक होता है, यानी कि सेलेक्टिवली होता है, तो ये थर्ड वाला भी आपका करेक्ट हो गया। और फैसिलिएटेड ट्रांसपोर्टेशन का रेट तब मैक्सिमम हो जाता है जबकि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का पूरा यूज़ हो जाए, यानी कि ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन की फेज़ में वो चला जाए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है। आपको पूछा जा रहा था इनकरेक्ट, तो जो बचा हुआ है अप हिल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये जो अप हिल ट्रांसपोर्ट है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है, तो ये वाला ऑप्शन जो है फर्स्ट, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। बच्चों ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को समझें। यदि आपका आंसर करेक्ट है तो बहुत बढ़िया, और यदि आपका आंसर इनकरेक्ट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टॉपिक का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के इस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन? मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इज। पहला ऑप्शन है न्यूक्लियोप्लाज्म, दूसरा है RER, तीसरा है SER, चौथा है सिम्प्लास्ट, ठीक है। यहाँ पर है ये अ मेजर, ठीक है। तो अ मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, यानी कि लिपिड्स बनाने वाली मेजर साइट कौन सी है? आपको यहाँ पर केवल 10 सेकंड मिलेंगे, जल्दी से बताइए क्या होगा आपका आंसर। न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, RER होगा, SER होगा या सिम्प्लास्ट होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास 9th का क्वेश्चन है ये तो। चलिए, टाइम अप हुआ। देखिए, आपकी सेल के अंदर जो लिपिड्स की मेजर साइट है सिंथेसिस की, वो क्या होगी? वो होगी SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपका करेक्ट आंसर तो होगा SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन एक बार हम हमारे बाकी के ऑप्शन को भी देख लें कि हमारे ऑप्शन में क्या क्या है। पहला है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्म? न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब है सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट डेंस सब्सटेंस। जैसे सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। वहीं RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और आखिर में है चौथा जो है सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर साइड को हम सिम्प्लास्ट कहते हैं, जिसमें कि जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले सॉल्वेंट या सॉल्यूट होते हैं वो आसानी से इसको पार कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो एनिमल बोन है और जो रॉक है, इन दोनों में ही फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। लेकिन जब रिजर्वायर की बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो रॉक होगा। यदि ऑप्शन में रॉक नहीं होता तब आपका आंसर एनिमल बोन हो सकता था, पर यहाँ पर रॉक दिया हुआ है, तो रॉक जो है वो एक बड़ा रिजर्वायर है और नेचुरल रिजर्वायर है किसका? फॉस्फोरस का। चलिए बच्चों, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 65। आपका जो 65 और 64 क्वेश्चन थे दोनों ही इजी थे। अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द मेटाबोलाइट्स इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ द फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों के ब्रेकडाउन में कॉमन है। आपके ऑप्शन है एसिटाइल कोलिन, दूसरा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तीसरा है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट और चौथा है पायरविक एसिड। आपको यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम मिलता है। क्या होगा आपका आंसर? कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए, टाइम अप हुआ। तो जो प्रोडक्ट फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों के ब्रेकडाउन की प्रोसेस के बीच में बनता है वो होता है आपका एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लेंगे। यहाँ क्या याद रखना है आपको? जो एसिटाइल कोलिन होता है वो फैट के ब्रेकडाउन में, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में और प्रोटीन के ब्रेकडाउन में, तीनों के ब्रेकडाउन में एसिटाइल कोलिन बनता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 67? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड।
मतलब आपको नीचे ऑप्शन में डीकम्पोजिशन की 4 अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में बताया गया है और उनके नाम भी दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि इन 4 प्रोसेसेस में से कौन सी अपने नाम के साथ करेक्टली मैच्ड है, ठीक है, या कौन सी करेक्ट है। चलिए आपके लिए हम अब पढ़ते हैं आपके ऑप्शन क्या क्या हैं। पहला है लीचिंग, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स राइज टू द टॉप लेयर ऑफ सॉइल। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, कैरीड आउट बाय ऑर्गेनिजम्स सच एज अर्थवर्म। तीसरा है ह्यूमिफिकेशन, लीड्स टू द accumulation of dark colored substance humus which undergoes microbial action at a very fast rate। चौथा है कैटाबॉलिज्म, लास्ट स्टेप इन द डीकम्पोजिशन अंडर फुली एनारोबिक कंडीशन। क्वेश्चन के ऑप्शंस का साइज थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आपको हम यहाँ पर 15 सेकंड का वक्त देते हैं। जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या होगा। क्या लीचिंग के बारे में सही लिखा हुआ है, या फ्रेगमेंटेशन के बारे में सही लिखा है, या ह्यूमिफिकेशन के बारे में, या कैटाबॉलिज्म के बारे में। चलिए टाइम हो गया आप लोगों का ख़त्म। देखिए बच्चों, जो आपकी डीकम्पोजिशन की प्रोसेस है उसकी जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनमें से कौन सी करेक्ट है वो आपको बताना है। तो पहला है आपकी लीचिंग, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स राइज टू द टॉप लेयर ऑफ सॉइल। नहीं, ये वाला हो गया इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि जो मिनरल होते हैं वो डाउन साइड जाते हैं। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, कैरीड आउट बाय ऑर्गेनिजम्स सच एज अर्थवर्म। ये वाली बात तो सही है, पर फिर भी हम जो अगले दो ऑप्शन हैं उनको भी देखते हैं। थर्ड है humification leads to the accumulation of a dark colored substance humus which undergoes microbial action at a very fast rate। नहीं, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, फास्ट रेट लिखा है इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद है कैटाबॉलिज्म इज द लास्ट स्टेप इन द डीकम्पोजिशन अंडर फुली एनारोबिक कंडीशन। नहीं, ये वाला भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो कैटाबॉलिज्म है वो लास्ट प्रोसेस नहीं है, लास्ट प्रोसेस है आपकी मिनरलाइजेशन। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है आपके क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 68। क्या है आपका क्वेश्चन? इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर ऑफ थैलेसीमिया विच इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, व्हाट आर द चांस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन अ अफेक्टेड चाइल्ड। ठीक है, आ नहीं एन। चलिए बताइए क्या होगा आपका आंसर। यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं, पहला है 100%, दूसरा है नो चांस, थर्ड है 50% और फोर्थ है 25%। आपको यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम मिलता है, जल्दी से बताइए। थैलेसीमिया डिसीज़ सभी को पता है थैलेसीमिया डिसीज़ क्या होती है। देखिए यहाँ पर 3-4 चीज़ों को पूछा गया है सीधे सीधे। चलिए टाइम अप हुआ। आपके ऑप्शन हैं, पहला है 100%, दूसरा है नो चांस, तीसरा है 50% और चौथा है 25%। चलिए आपको यहाँ पर 10 सेकंड का समय दिया जाता है, जल्दी से बताइए आपका जो आंसर है वो क्या होगा। 100% होगा, नो चांस होंगे, 50% हो सकता है, या 25% होगा। चलिए टाइम ख़त्म हुआ। देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर, मतलब कि मदर भी कैरियर है और फादर भी कैरियर हैं, ठीक है। और जो थैलेसीमिया डिसऑर्डर है या डिसीज़ है वो कैसी है? ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल का मतलब होता है जो इन्फेक्टेड बेबी होगा या जो इन्फेक्टेड बच्चा होगा उसमें यदि लड़की हुई तो इस टाइप से आनी चाहिए कंडीशन, और लड़का हुआ तो इस टाइप से कंडीशन आनी चाहिए, तभी ये कैसा होगा? थैलेसीमिया से ग्रसित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल से क्रॉस करा दीजिए और जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, उसको आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या आंसर हो सकता है। तो आपका आंसर ये वाली इक्वेशन से करेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर यहाँ पर निकलेगा वो होगा 25%। कैसा? अफेक्टेड चाइल्ड कितने होंगे? 25%, ठीक है। या तो ये आएगा या तो आपका XY डैश आएगा। तो बच्चों आप यहाँ पर अपना आंसर निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 25%, ठीक है। आपको क्या याद रखना है? एक तो याद रखना है कि जो पेरेंट्स हैं वो कैरियर हैं, डिसीज़ जो है वो थैलेसीमिया है और कैसी है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़। यदि आपका आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 68 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। Question number 69. Which of the following statement is not true of two genes that show 50% recombination frequency?
दो जीन्स रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितने परसेंट 50% शो करते हैं, तो उनके लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पहली है आपकी इफ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम दे अंडरगो मोर देन वन क्रॉसओवर इन एवरी मियोसिस। दूसरा है द जीन्स में बी ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। तीसरा है द जीन्स आर टाइटली लिंक्ड। चौथा है द जीन्स शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपके पास 15 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए क्या होगा आपका आंसर। ऑप्शन 1 2 3 4 क्या होगा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के लिए, जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए टाइम ओवर हुआ आपका। यहाँ पर आपकी पहली स्टेटमेंट है इफ़ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम दे अंडरगो मोर देन वन क्रॉसओवर इन एवरी मियोसिस, ये वाली बात तो करेक्ट है। दूसरा है द जीन्स मे बी ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ये भी हो सकता है, करेक्ट है। तीसरा है द जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, नहीं ये वाली बात इनकरेक्ट है। चौथी देखें क्या है, द जीन्स शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये वाली बात भी करेक्ट है। तो आपका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से उसके रिगार्डिंग आपका जो थर्ड है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपको नॉट ट्रू पूछा है ना, तो आपका आंसर होगा थर्ड वाला। देखिए बच्चों, यहाँ क्विज़ में जितने भी क्वेश्चन होते हैं और उन क्वेश्चन से रिलेटेड आपके बायोलॉजी का जो टॉपिक होता है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ दे देते हैं, ताकि यदि आपको कोई डाउट हो तो आप उस टॉपिक का वीडियो आसानी से देख सकें और टॉपिक को समझ सकें। तो क्वेश्चन से रिलेटेड यदि किसी टॉपिक में आपको डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाकर ज़रूर देखें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 69 जिसका आंसर था ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 69 के बाद क्वेश्चन नंबर 70। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, मतलब बर्थ कंट्रोल की लीगल मेथड कौन सी है। आपका पहला ऑप्शन है बाय अ प्रीमेच्योर एजैकुलेशन ड्यूरिंग कोइटस। दूसरा है एबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन। तीसरा है बाय एब्सटेंडिंग फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और चौथा है बाय हैविंग कोइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक। देखिए आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बर्थ कंट्रोल के लिए जो लीगल मेथड है वो आपके ऑप्शन जो 4 दिए हुए हैं उनमें से कौन सी है। तो आपको यहाँ पर हम 15 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, जल्दी से बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए भाई, ठीक है। चलिए टाइम अप हुआ आपका। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, लीगल मेथड, ठीक है। तो लीगल मेथड मतलब कि कानूनी मेथड की बात हो रही है यहाँ पर। तो पहला है बाय अ प्रीमेच्योर एजैकुलेशन ड्यूरिंग कोइटस, इसमें तो भाई कानून का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद है एबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन, ये हो सकता है करेक्ट हो, पर आगे के ऑप्शन देखते हैं। बाय एब्सटेंडिंग फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, देखिए ये वाला भी जो है भाई ये इंसान की खुद की मर्जी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर ये लीगल इशू या लीगल मेथड वगैरह कुछ नहीं होगा। फिर आपका फोर्थ है बाय हैविंग कोइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, यहाँ पर भी फिर से ये इंसान की खुद की मर्जी है। आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पर, लीगल मेथड। तो लीगल मेथड जो है वो है एबॉर्शन, उचित तरीके से कराया गया एबॉर्शन या एप्रोप्रिएट मेडिसिन को लेकर के कराया गया जो एबॉर्शन है वो लीगल मेथड है बर्थ कंट्रोल की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आपका आंसर हुआ सेकंड ऑप्शन, एबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। पर एक मिनट रुकिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक रिमाइंडर है आप लोगों को, यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करें। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। क्वेश्चन नंबर 71 है बिसाइड पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ, मतलब कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो पैडी फील्ड के अलावा और कहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। पहला ऑप्शन है आपका सेलोटम, दूसरा है पाइनस, तीसरा है साइकस, चौथा है इक्वेसिटम। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, 10 सेकंड का समय आपके पास है, जल्दी से बताइए क्या होगा आपका आंसर। ये सेलोटम जो है ना इसमें पी साइलेंट है, तो इसको आप ध्यान रखना थोड़ा सा। चलिए टाइम अप हुआ आपका।
तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जो आपके साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो पैडी फील्ड में तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ वो आपके जो साइकस प्लांट होता है उसकी रूट में भी मिलते हैं। और ये एक स्पेशल टाइप की रूट बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम कैरोलॉइड रूट। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन काफ़ी इजी था, आंसर भी काफ़ी इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 72? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट देयर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 72 है उसमें क्या पूछ रहा है कि टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से नीचे जो एनिमल्स के ग्रुप दिए हुए हैं वो कौन सा करेक्टली मैच्ड है, मतलब कोई एक है जो कि करेक्टली मैच्ड है, वो आपको चुनना है। ठीक है, तो 15 सेकंड का समय देते हैं आपको इसके लिए। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? चलिए, टाइम अप हुआ आपका। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम पहला ऑप्शन देखें तो पहले ऑप्शन में क्या है, स्पाइनी एंथिएटर। स्पाइनी एंथिएटर जो है वो है एक मैमल। फिर है उसके बाद सी आर्चिन। सी आर्चिन जो है वो है इकाइनोडर्मेटा। और सी क्यूकम्बर, ये भी क्या है आपका, इकाइनोडर्मेटा। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका इनकरेक्ट। देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या है, फ्लाइंग फिश, कटल फिश एंड सिल्वर फिश। तो यहाँ पर फ्लाइंग फिश और कटल फिश ये तो मछलियाँ हैं, पर जो सिल्वर फिश है वो एक इंसेक्ट है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका हो गया इनकरेक्ट। फिर है आपका थर्ड ऑप्शन, सेंटीपेड, मिलीपेड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन। अब ये सब जो है इंसेक्टा में आते हैं क्या? नहीं, जो सेंटीपेड है वो अलग क्लास में आता है और जो स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन है ये अलग क्लास में आते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। इसके बाद है चौथा आपका ऑप्शन, जिसमें हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई, सिल्वर फिश। तो ये जो चारों आइटम है, ठीक है, चारों एनिमल जो हैं वो इंसेक्टा क्लास में आते हैं। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है, सेंटीपेड, मिलीपेड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन वाला, ये सभी ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं। पर सेंटीपेड और मिलीपेड इनकी क्लास अलग है, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन इनकी क्लास अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो बेस्ट करेक्ट आंसर है वो चुनना था। ठीक, तो आपका जो फोर्थ था वो पूरा का पूरा करेक्ट था, इसलिए हमने क्वेश्चन का जो आंसर है वो फोर्थ वाला ऑप्शन को दिया है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 73? वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाय चांस रादर देन बाय नेचुरल सिलेक्शन, दिस इज रिफर्ड टू एज। जल्दी से बताइए, आपके पास 10 सेकंड का वक्त है, क्या होगा आपका आंसर? वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाय चांस रादर देन बाय नेचुरल सिलेक्शन, दिस इज रिफर्ड टू एज। चलिए, टाइम अप हुआ। ये यहाँ पर जो आपकी स्टेटमेंट दी हुई है उसके हिसाब से जो आपका आंसर है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट से सीधा सीधा मैच करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 के बाद क्वेश्चन नंबर 74। क्या है क्वेश्चन? सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स in humans given in column 1 with their absorption site and mechanism in column 2। देखिए, पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ आपका, कोलेस्ट्रॉल एंड माल्टोज। और कॉलम 2 में क्या लिखा हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। दूसरा ऑप्शन है ग्लाइसिन एंड ग्लूकोज, वहाँ की जो साइट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। थर्ड है आपका फ्रक्टोज एंड सोडियम आयन, स्मॉल इंटेस्टाइन पेसिव एब्जॉर्प्शन। चौथा है आपका ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, जिसकी साइट है ड्यूडेनम मूव एज काइलोमाइक्रॉन्स। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको दो कॉलम दिए हुए हैं, एक में आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है और दूसरे में उसकी जो एब्जॉर्प्शन की साइट है और प्रोसेस वो दी हुई है। तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? ठीक है, आपको एक ढूंढना है, कोई जो भी करेक्टली मैच्ड हो। आपके पास यहाँ पर 15 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट साइट एंड करेक्ट प्रोडक्ट एंड करेक्ट प्रोसेस। जल्दी से बताइए। चलिए, टाइम अप हुआ आपका। यहाँ पर देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल एंड माल्टोज है ये इसकी जो एब्जॉर्प्शन की साइट बता रही है वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये तो हो गया इनकरेक्ट।
फिर दूसरा है आपका ग्लाइसिन एंड ग्लूकोज, इसकी जो साइट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन, तो ये वाला थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है, पर हम फिर भी थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, फ्रक्टोज एंड सोडियम आयन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पेसिव एब्जॉर्प्शन, नहीं ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन से होता है। फिर फोर्थ है आपका ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, तो ये कहाँ पर दिया हुआ है, इसकी साइड ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम के हिसाब से ये हो गया इनकरेक्ट, तो आपका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो होगा सेकंड वाला, ठीक है, ग्लाइसिन एंड ग्लूकोज, और जो उसकी साइट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो टाइप है मेथड है वो है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 74। अब क्वेश्चन नंबर 74 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्या है क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्या आपको सेलेक्ट करना है रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है वो है क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगेमी एंड एनाइसोगेमी एंड फ्यूकस सोस ऊगेमी। दूसरा ऑप्शन है आपका आइसोगैमीट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड बिहेवियर। ठीक, तीसरा है आपका एनाइसोगैमीट्स डिफर आइदर इन द स्ट्रक्चर फंक्शन और बिहेवियर। चौथा है आपका इन oomacetes फीमेल गैमीट इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल मेल गैमीट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। तो आपके पास है 15 सेकंड का वक्त, जल्दी से बताइए क्या होगा आपका आंसर। क्या होगा भाई आंसर, जल्दी बताइए। चलिए आपका समय हुआ समाप्त। बच्चों आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट को पहचानना है, ठीक है। तो जो क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगेमी वाली है ये करेक्ट है, दूसरी भी आपकी करेक्ट है और तीसरी भी आपकी करेक्ट है। जो चौथी स्टेटमेंट है वो आपकी है इनकरेक्ट, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 75 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 76, विच मेंडलिज्म आइडिया इज dissipated by a cross in which the F1 generation resemble both the parents। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेंडल की किस थ्योरी के अकॉर्डिंग F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक शो होंगे। ठीक है, मतलब कि जो रिसेसिव है वो भी और जो डोमिनेंट है वो भी। आपका पहला ऑप्शन है को डोमिनेंस, दूसरा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तीसरा है लॉ ऑफ डोमिनेंस और चौथा है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। आपको यहाँ पर 10 सेकंड का समय दिया जाता है, जल्दी से बताइए क्या होगा आपका आंसर। जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। चलिए आपका टाइम हो गया समाप्त। आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि F1 जनरेशन में आपके जो दोनों पेरेंट्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आना चाहिए। तो ऐसा कब होता है, ये होता है आपके कोडोमिनेंस में। ठीक है, तो ये हुआ आपका कोडोमिनेंस, क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 77, देखिए The diagram given here is the standard ECG of a normal person. The P wave represent the। तो यहाँ पर आपको ECG की वेव दिखाई गई है, यहाँ पर PQRST दिखाया गया है और आपसे पूछा गया है कि जो P वेव होती है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको यहाँ पर 15 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से देखिए और बताइए क्या होगा आंसर। पहला ऑप्शन है एंड ऑफ सिस्टोल, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्ट्रिया, तीसरा ऑप्शन है इनिशिएशन ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और चौथा है बिगनिंग ऑफ द सिस्टोल। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। चलिए टाइम भी हो गया आपका समाप्त, क्या है आंसर हम देखते हैं अब। बच्चों ये जो ECG वाला टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पी में क्या होता है, एक्साइटेशन ऑफ द आर्ट्रिया या फिर हम जिसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। उसके बाद QRS, ये कंबाइन होते हैं। QRS में क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और उसके बाद है आपका टी में क्या होता है, रीपोलराइजेशन। टी में एक और बात बोली जाती है कि एंड ऑफ सिस्टोल। ठीक है, एंड ऑफ सिस्टोल के लिए क्या है आपका टी याद रखना है। और जो क्यू होता है, सिर्फ क्यू की बात करें हम तो ये होता है सिस्टोल का स्टार्ट होना। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया हुआ है।
तो आपको पूछा गया है कि पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो पी वेव जो है वो रिप्रेजेंट करती है आपके कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्टरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, या उसी को हम बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ द आर्टरिया। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ठीक है। तो बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो हैं इनकरेक्ट पी के लिए, और जो सेकंड ऑप्शन है वो है करेक्ट। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 77। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 78 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 78? विच एंजाइम्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन अ सेल विच देयर इज अ नॉनसेंस म्यूटेशन इन द लैक वाई जीन। देखिए बच्चों, आपका पहला ऑप्शन है लैक्टोज परमिएज एंड ट्रांसएक्टिलेज, दूसरा है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तीसरा है लैक्टोज परमिएज, और चौथा है ट्रांसएक्टिलेज। आपका जो टाइम है वो यहाँ पर आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है। लैक ऑपेरान का क्वेश्चन है। यदि आपको लैक ऑपेरान नहीं बनता है तो इस वीडियो के लिंक में आपको दिया हुआ है क्या लैक ऑपेरान, वहाँ पर जाकर आप उसको सर्च कर लीजिए। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। चलिए, आपका टाइम हुआ समाप्त। तो यहाँ पर लैक ओपेरान में आपका कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होता है, तो वो एंजाइम है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये है करेक्ट आंसर, ठीक है। यदि आपको लैक ओपेरान नहीं बनता है तो एक बार फिर से बोल रहे हैं, आप लोग लिंक में जाइए और वहाँ पर लैक ओपेरान को समझिए। चलिए बच्चों, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 79 में। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 79? द मोस्ट अबंडेंट इंट्रा सेलुलर कैटायन इज। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है जो कि हमारी सेल में मोस्ट अबंडेंट इंट्रा सेलुलर कैटायन है। कौन सा होगा? आपका ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है कैल्शियम, चौथा है हाइड्रोजन। जल्दी से बताइए, यहाँ पर हम आपको कोई समय नहीं देने वाले। क्या होगा आपका आंसर? जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, अब हम बताते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा आपका पोटेशियम, ठीक है। ये जो पोटेशियम होता है यही कंट्रीब्यूट करता है हमारे नर्व इम्पल्सेस में और मसल कॉन्ट्रैक्शन में। तो सेल के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला जो आपका कैटायन है हमारी बॉडी में वो है पोटेशियम आयन, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आ गए हम हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 80। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। ठीक है, आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पर हम फिर से आपको समय नहीं देने वाले। पहला ऑप्शन है आपका इट सिक्रीट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है फैसिलिएट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो। तीसरा है सिक्रीट्स एस्ट्रोजन। चौथा है फैसिलिएट्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो। तो क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा काम प्लासेंटा नहीं करती है, ठीक है। तो आपका जो एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है और एस्ट्रोजन का भी सिक्रीशन करती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको एम्ब्रियो से अपनी बॉडी तक लाती है। तो ये भी हो गया, मतलब मदर बॉडी तक लाती है, ठीक है। तो ये भी हो गया करेक्ट। तो इनकरेक्ट हो गया आपका इट सिक्रीट्स ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। तो ये वाला जो काम है ये आपकी कौन करती है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो कि इनकरेक्ट है, प्लासेंटा का फंक्शन। अब आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आज का हमारा जो ये क्विज था वो आपको कैसा लगा। वहीं इसके बाद आप क्या करेंगे, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करेंगे। थैंक यू।